रजनीश, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप लोग? विनय, कुशल, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैलाश, मोहित, विनय, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो लास्ट टर्न पे हम लोग जो है हॉरिजेंटल मतलब स्लिट्स जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई थी, तो उस केस में भी हमने देखा था। और उस केस में पार्ट डिफरेंस डी कॉस थीटा आया था। और डी कॉस थीटा आने के वजह से जब हमारा थीटा जीरो होगा तो उस केस में हमें मैक्सिमम ऑर्डर का मैक्सिमा मिल रहा था। ठीक है। और उसके बाद थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा ऑर्डर जो है उतना ही कम होता जाएगा। ये तो समझ गए थे सभी लोग? ठीक है। तो उसी पे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे वे से पूछा जा सकता है कि आपके पास मान लीजिए एक कोई सर्कल है ना, और कि यहाँ पे दो सोर्स हैं। आपने दो सोर्स रख दिए हैं, एक S1 एक S1 और एक सोर्स है अपना S2। दोनों सेंटर से सिमेट्रिकल हैं। ये अपना सेंटर है। ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो d है, जो कि 2 लैम्डा है। ठीक है। और रेडियस जो अपना है r, टोटल रेडियस जो है सर्कल का r है, टू सोर्स S1 and S2 placed symmetrically है with respect to center C। ठीक है। हैविंग सेपरेशन d इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल is r is equal to 100 lambda। r is equal to 100 lambda, 100 टाइम्स है। ठीक है। r अपना 100 लैम्डा है। क्या डाउट है भाई, बताइए क्या डाउट है आपको? तो सभी लोग बता सकते हैं इसमें? एक मिनट रुकिए। लास्ट स्लाइड में क्या डाउट है बता दीजिए। क्या नहीं समझ में आ रहा? डी कॉस थीटा बताया तो था। उसमें जो आपके पास होगा ये दो लाइट रे, अगर ये परपेंडिकुलर स्लिट है, ये वाली S1 और S2,
यही तो बताया था आपको। ये डी था, ये कैपिटल डी था, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये डी कॉस थीटा है, सिंपल। तो डी कॉस थीटा, आपको इतनी मैथ्स नहीं आती भाई कि जब कॉस थीटा डेल्टा एक्स है अपना डी कॉस थीटा, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा डेल्टा एक्स अपना डिक्रीज करेगा। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा डेल्टा एक्स अपना उतना ही डिक्रीज करेगा, मानते हो ना। तो डेल्टा एक्स अपना किसके बराबर होगा, मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा। तो मैक्सिमम ऑर्डर निकालना सिखाया था, डी बाई लैम्डा कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो ये मैक्सिमम एन, मैक्सिमम ऑर्डर कब होगा, जब कॉस थीटा 1 होगा, दैट इज थीटा 0 होगा। तो मैक्सिमम ऑर्डर एन मैक्स का जो ऑर्डर होगा वो डी बाई लैम्डा होगा, और वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, जस्ट इसके फ्रंट पे आएगा। ये मैक्सिमम ऑर्डर का यहां पे मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमम ऑर्डर मैक्सिमा आएगा। उसके बाद इधर ऑर्डर जो है घटने लगेंगे, यही तो सिखाया था। और क्या सिखाया था, 1 माइनस डी बाई टू डी कैसे आता है, 1 माइनस डी बाई टू डी देख लीजिए कैसे आता है। आप वही तो कह रहे हैं ना, इतनी मैथ्स तो देखिए कैसे आता है। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो मैं ये वाला बना रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये डी है, ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो पार्ट डिफरेंस है डी कॉस थीटा में, कॉस थीटा को आपने क्या लिखा, डी अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही लिखा। अब बाइनोमियल लगाना नहीं जानते, इसको ऊपर ले जाओ, डी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस, आपको पता है ना कि डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी है, ये हमेशा रहता है, और लैम्डा से भी बहुत बड़ा है, या वाई से बहुत बड़ा है, ये सबसे थीटा बहुत स्मॉल होगा। तो डी आपने कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, पूरा रिपीट ही करा रहे हो यार, 1/2, तो ये कट जाएगा। तो डी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर -1/2। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं पड़ा फॉर एनी इंटीग्रल इन डेट, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म इधर से नेग्लेक्ट होते हैं, केवल ये बचता है, ये नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, डी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2d, यही चीज तो आई थी। ये चीज, इसमें क्या दिक्कत है, क्लियर है सभी को। अरे जो मैंने बताया था इसके रिगार्डिंग ये सब क्लियर है या नहीं, चलिए। तो ये इससे 100 टाइम्स है, तो आप यही मान के चलेंगे कि ये जो है 2 लैम्डा के रिस्पेक्ट में ये 100 लैम्डा 100 टाइम्स है, ये बड़ा होगा। तो अब आपसे पूछा जाए, अगर इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फाइंड द एंगुलर पोजीशन फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, किसी के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, तो सभी बच्चे ये समझ रहे हैं कि यहां पे सिमेट्रिकल होगा। एक क्वाड्रेंट में चेक करिएगा, एक क्वाड्रेंट में जैसा आपको मिलेगा वैसे ही बाकी क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, सब सिमेट्रिकल है इन चारों क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जो इंटरफेरेंस इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा वैसा ही पैटर्न आपको सेकंड, वैसा ही थर्ड, या वैसा ही फोर्थ पे मिलेगा, क्योंकि चारों जो अपने क्वाड्रेंट है दे आर सिमेट्रिकल अबाउट दिस। और ये मान के चलेंगे कि जो भी रेडियस है आर वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन डी, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने लिख दिया है, फाइंड द एंगुलर पोजीशंस फॉर मैक्सिमा। इस रिंग पे मैक्सिमा के लिए कहां कहां पे क्या क्या एंगुलर, किस किस एंगुलर पोजीशन पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर हम चेक करें कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम ऑर्डर यहीं पे मिलता है भाई,
है ना, यहीं पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा, थीटा 0 होगा। अभी अभी मैंने फिर से जो है आपको ब्रीफ किया था। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऐसे क्वेश्चन में आप पहले इसके सामने जो है मैक्सिमम ऑर्डर पहले चेक कर लीजिए क्या होगा मैक्सिमम ऑर्डर। तो डेल्टा एक्स जो होता है वो सभी को पता है, वो होगा डी कॉस थीटा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा डी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। मैक्सिमम ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा बताओ, डी बाई लैम्डा ही तो हो जाएगा। और वो कितना होगा, ये आपको 2 दिया हुआ है, तो 2 लैम्डा बाई लैम्डा दैट इज 2, है ना। तो अपने पास 2 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहां सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा होगा, यहां पर अपने पास सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा होगा। ये समझ पा रहे हैं सभी लोग, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। तो यहां पे सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा होगा। वंश भाई आपका हैप्पी बर्थडे है, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप स्वस्थ रहें, मौज में रहें, पढ़ते रहें। तो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा यहां पर अपने पास ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है। अब यहां पर अगर आपको सबको पता है कि इस केस में ये अगर बहुत छोटा है तो इस वाले के लिए आप बोलेंगे कि ये पैरेलल जाएगा, तो यहां पर अपना 0 ऑर्डर आएगा हमेशा, है ना, क्योंकि S1 ऐसा माना जाएगा और S2 दोनों पैरेलल हो गए। तो यहां पे थीटा अपना क्या हो जाएगा, एक मिनट, थीटा यहां पर अपने पास 2 लैम्डा डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा है ना, तो सेकेंड ऑर्डर का मैक्सिमम मिलेगा। ये तो सबको क्लियर हो चुका है। तो ऊपर वाले के लिए इधर अब बचा क्या, एक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, एक 0 ऑर्डर बचा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और 0 ऑर्डर। तो 0 ऑर्डर के लिए आप क्या बोलेंगे, 0 ऑर्डर के लिए बोलेंगे कि भाई अपना n 0 हो जाए, मतलब थीटा अपने पास थीटा पाई बाई 2 हो जाए ना, n 0 होना चाहिए ना, तो कॉस थीटा पाई बाई 2। हाँ ठीक है, तो कॉस थीटा पाई बाई 2। तो कॉस थीटा कहीं जनरल अगर आप लेते हो, देखो यही है ना, ये ऐसा है, और यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करके पार्ट डिफरेंस निकालते थे, यही और ये थीटा होता था। तो थीटा अपना जब पाई बाई 2 हो जाए, तो थीटा पाई बाई 2 कब होगा यहां पर, तो थीटा जब पाई बाई 2 होगा तो हमें 0 ऑर्डर का मिलेगा, है ना। एट थीटा ये बताया भी था, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। स्क्रीन होगा तो इंफिनिटी पे मिलेगा, स्क्रीन होगा तो इंफिनिटी पे मिलेगा। तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 0 ऑर्डर मैक्सिमा। तो ये सभी को पता है कि यहां सेकेंड ऑर्डर होगा, तो कहीं बीच में बचा क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर बचा है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। और यहां पे फिर से क्या होगा, 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर मैक्सिमा। ये समझ पा रहे हो, 0 ऑर्डर मैक्सिमा। तो जो इस क्वाड्रेंट में होगा ऐसे ही चारों क्वाड्रेंट में होंगे। तो इस क्वाड्रेंट में हमें सेकेंड, फर्स्ट और 0 मिलता है, ऐसे ही इधर सेकेंड, फर्स्ट और इधर 0 मिलेगा, मतलब 1 2 3। ठीक है, तो कितने हो गए, अगर आप पूरे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पूछा जाए तो इसी को आप 3 इंटू 4 कर सकते हो, है ना, 3 इंटू 4 कर सकते हो, तो 12 आ जाएगा।
जैसा यहां पर होगा वैसे ही यहां पर होगा, वैसे ही यहां पे या वैसे ही यहां पर, तो हमारे पास 12 हो जाएंगे। ऊपर वाले पे मिलेगा जीरो ऑर्डर, वही तो किया है। थीटा अपना जो है क्या हो जाएगा, जैसे रोटेट करोगे तो थीटा π/2 हो जाएगा। तो थीटा अपना अगर π/2 हो जाएगा तो उस केस में आपको मिलेगा जीरो ऑर्डर। क्लियर है? 8 क्यों होगा? अच्छा हाँ, 2 और 0 की पोजीशन फिक्स रहेगी। हाँ सही कह रहे हो। तो यहां पर एक ये रहेगा, तो यहां 1 यहां पर भी होगा। हाँ तो 2 और 0 की फिक्स रहेगी, तो आप इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं क्या हम लोग? 0 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 0 हो गए, 2 सेकेंड ऑर्डर हो गए। ठीक है, 4 हो गए, 5 6 7 8। ठीक है, 8 मिलेंगे, बिल्कुल सही है। 8 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 8 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा भी पूछा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो 8 होगा। 0 यहां पर होगा, यहां पे 0 होगा, 2 यहां पे होगा, 2 यहां पे, ये दोनों फिक्स रहेंगे। फर्स्ट यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे हो सकता है। ठीक है, v माइनस क्यों करोगे भाई? माइनस कहां से आ जाएगा? सभी का यही मैं क्या बोल रहा हूं, जैसा आपको यहां पे मिल रहा है वैसे आप यहां बना लो, सब कुछ सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेगी। चलिए, तो एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा? तो फॉर मैक्सिमा आपने देखा कि डी कॉस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। एन इक्वल टू 0 पे आपने निकाला, सेकेंड ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड एन इक्वल टू 0 पे थीटा π/2, तो क्या क्या मिल रहा है? एन 0 कर रहे हैं, तो थीटा अपना π/2 आ रहा है। एन 1 करेंगे तो थीटा अपने पास आएगा कॉस इनवर्स लैम्डा बाई डी, और डी है 2 लैम्डा, मतलब कॉस इनवर्स 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू π/3। तो π/3 पे मिलेगा, और फिर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए थीटा जो होगा वो हो जाएगा अपने पास 2 लैम्डा बाई डी, कॉस इनवर्स 2 लैम्डा बाई डी, और डी का मतलब फिर से 2 लैम्डा। तो ये तो अपना 0 पे ही होगा। ठीक है, तो ये थीटा की जो एक क्वाड्रेंट में पोजीशन आई 0, π/3 और π/2। तो आप इसी तरह से यहां पे बता सकते हो ये कितना होगा, ये अपने पास हो जाएगा π/2 प्लस π/3, है ना, π/2 प्लस π/3, और यहां पे फिर पाई प्लस π/3, और यहां पे फिर 3 π/2 प्लस π/3। तो सारे बता सकते हो, मैक्सिमा के पोजीशन सारे बता सकते हो। तो मैक्सिमा के पोजीशन जो अपने पास आ जाएगा, एक 0 होगा, दूसरा अपने पास π/2 होगा, फिर π/3, और फिर π/3 के बाद फिर π/3 प्लस π/2। बोलो भाई, है ना, ये π/2, फिर यहां से π/3, तो π/3, या आप यहां ये कर लो कि टोटल पाई माइनस π/3, अगर यहां से देखोगे ये वाली चीज, तो पाई माइनस π/3 कर लो, आपको ज्यादा इजी होगा। तो पाई माइनस π/3 वो हो जाएगा 2π/3, तो एक 2π/3 पे आएगा। फिर यहां पे अगर करोगे तो फिर पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 हो जाएगा 4π/3, और फिर एक यहां पर आएगा, तो यहां पे जो आ जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3 हो जाएगा 5π/3 ना, 2π माइनस π/3, तो 6
हाँ 5π/3। तो ये सारे मैक्सिमा के पोजीशंस होंगे, ये सारे मैक्सिमा के पोजीशंस होंगे। ये क्लियर है? हाँ साउंड में भी ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, साउंड में भी ऐसा क्वेश्चन है, इसको साउंड का इंटरफेरेंस से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये कहानी थी आपकी, इस फॉर्म की पूछी जा सकती। नेक्स्ट देखिए, इंटरफेरेंस के लिए मैंने कहा था आपको कि क्या जरूरत होता है इंटरफेरेंस के लिए, दो कोहेरेंट सोर्स, और कभी भी इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो हम किसी एक लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स बनाते हैं और उसे हम कोहेरेंट करते हैं, यही बात थी। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, देखिएगा इसमें जो पूछा जा सकता है। उसके पहले थोड़ा बहुत आपको स्नेल्स लॉ याद है, ये रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे, बट यहां इसकी जरूरत पड़ेगी। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, स्नेल्स लॉ याद है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वेव ऑप्टिक्स का आपको कुछ बहुत फायदा नहीं मिलेगा साउंड से। स्नेल्स लॉ अपने पास ये था, ये अभी हम मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, 10th क्लास से पढ़े हो, भूल चुके हो लगता है, क्योंकि मुझे अभी इंटरफेरेंस कराना है ड्यू टू थिन फिल्म, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। हालांकि ये तो मुझे लगता है सभी को, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पता तुम लोगों को, 10th क्लास की चीज है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पता क्या, कि यहां से लाइट रे अगर नॉर्मल से इंसिडेंट बढ़ता है आई, ये आर, ये μ1 है, ये μ2 है ना, तो लाइट रे साइमल्टेनियसली इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड है। ऐसा नहीं कि केवल रिफ्लेक्शन ही होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, तो ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना है ना। इसमें क्या बोलते हो, μ1 इसका एंगल साइन का, साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये नहीं पता तुम लोगों को, ये भूल गए हो? अरे 10th क्लास में किया होगा भाई, ये 10th क्लास में किया होगा, याद आ रहा है सभी को? बिल्कुल, बहुत बच्चों को याद है, ठीक है। तो ये स्नेल्स लॉ है, इसी की इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ ये है, इसी का हम यूज करेंगे, इंटरफेरेंस ड्यू टू ए थिन फिल्म। अब एक चीज देखो कि लाइट रे ऐसा नहीं है कि इस मीडियम से, इस इंटरफेस से, इस जहां पे ये इंटरफेरेंस हो रहा है, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस मतलब दो बाउंड्री को सेपरेट करता हो, है ना, सेपरेटिंग टू मीडिया। मीडियम का प्लूरल है, तो सेपरेटिंग टू मीडिया, है ना, मीडियम का प्लूरल है, ठीक है। तो अपने पास जो है सेपरेटिंग टू मीडिया, तो ये जो सेपरेट करेगा इसको μ1 और μ2 से, इसे आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसे लिखते हैं, यहां तक तो अभी हम पढ़ेंगे ही रे ऑप्टिक्स में पूरा, ठीक है। चलिए, तो अब मेरा ये कहना है आपसे कि साथ में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे बोली जाती है, और साथ में ऐसा नहीं कि केवल प्योर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी होता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साइमल्टेनियस फिनोमिना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं व्हाइट से बना रहा हूं, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये वाली जो है ये साइमल्टेनियस फिनोमिना है, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे। तो मान लीजिए इंसिडेंट रे का जो एम्पलीट्यूड है वो EI है, और रिफ्रैक्टेड रे का जो एम्पलीट्यूड है वो ER है। तो यहां पे एक अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं, देखिए कि कभी भी लाइट रे, है ना, μ1 अगर μ2 से बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, डेंसर। μ1 अगर μ2 से बड़ा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, μ1 μ2 के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम कहलाएगा। अगर μ2 μ1 से बड़ा हुआ तो μ2 कहलाएगा इसके रिस्पेक्ट में डेंसर, और ये रेयरर होगा, ठीक है। अब
यहां पे देखो रिफ्लेक्टेड रे के एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट रे के एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन होता है, ये आपको कोर्स में नहीं है लेकिन आपको कुछ समझाना है इसलिए वो रिजल्ट में लिख रहा हूं। ई आर जो होता है वो होता है μ1 माइनस μ2 अपॉन, ये मैं आपको वेव में पढ़ाऊंगा, जब मैं 11th वाला वेव रिवाइज कर रहे होंगे तब मैं आपको एम्पलीट्यूड का ये रिलेशन डेराइव भी कराऊंगा। तो μ1 प्लस μ2 इंटू ई आई, ये होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ईएम वेव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो ऑसिलेट करता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है अपना एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे। अब यहां कहानी क्या होगी वो देखो, अगर हमारा μ1 ग्रेटर देन μ2 हुआ, इफ μ1 ग्रेटर देन μ2 देन ER एंड EI आर ऑफ सेम साइन, ER एंड EI ऑफ सेम साइन, सेम साइन के होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है। μ1 अगर ग्रेटर देन μ2, और μ1 ग्रेटर का मतलब जब लाइट रे डेंसर से, लाइट रे हमारी क्या हो रही है, डेंसर से रेयरर में आ रही है, डेंसर से रेयरर में, तो ये डेंसर से रेयरर में आ रही है तो रिफ्रैक्ट हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो और इंसिडेंट, ये जो लाइट होंगी वो सेम फेज में होंगी। अरे भाई एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, फालतू वाले मत करिए कमेंट, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है ईएम वेव तो अलग बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, हम ईएम वेव पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइट इज ए ईएम वेव, तो हम इसीलिए जनरल ए के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। फालतू का मतलब डाउट पूछ के प्लीज, आप, समय बहुत मूल्यवान है। नहीं पढ़ा है ईएम वेव तो अलग बात है। ई आर एंड ई आई ऑफ सेम साइन, ठीक है, दिस इज μ1 ग्रेटर देन μ2। इसका यह मतलब हुआ कि बोथ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ सेम फेज, कोई इनमें फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे ले लो, मान लो एक है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, और दूसरे को मैं बोलूं y डैश a1 ले लो, y2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो क्या आ जाएगा, अगर पाई हो जाएगा तो -a2 साइन ओमेगा टी आएगा कि नहीं, बताइए। तो आपको क्या दिख रहा है कि a1 और ये -a2 दोनों अपोजिट दिखेंगे, दोनों आपको क्या दिखेंगे, अपोजिट दिखेंगे। a1 और -a2 आपको क्या दिखेंगे, दोनों अपोजिट दिखेंगे, है ना। तो जब पाई का फेज होगा तब ये दोनों अपोजिट होंगे, और वो कब होगा, इफ μ1 इज लेस देन μ2। क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर टू डेंसर, डेंसर मीडियम। जब ऐसा होगा तो आप देखिए दोनों अपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो ई आर एंड ई आई ऑफ अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, दैट इज इंसिडेंट and refracted, reflected ray have a phase difference of pi, have a phase difference of pi। ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी अगर आप लेते हो,
और दूसरा y2 जो है वो लेते हो a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहां पे kx नहीं लिखा है ना, kx नहीं लिखा है, मतलब मैं x इक्वल टू 0 ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, रेयरर और डेंसर भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया बहुत जहर हो भाई। अरे रेयरर और डेंसर का मतलब होता है कि लाइट रे स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है। ठीक है, अगर वो डेंसर मीडियम में जाएगी म्यू इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। ठीक है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो उसे हम कहते हैं। इसका मतलब मुझे ये टॉपिक छोड़ दूं क्या भाई, टॉपिक छोड़ दूं क्या? ऑप्टिक्स के बाद, रे ऑप्टिक्स के बाद बताऊंगा। इतना तो सबको समझ में आता होगा आई थिंक, नहीं तो बताइए छोड़ दूं। तो y2 हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो y2 इज इक्वल टू माइनस a2 साइन ओमेगा टी। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो है a1 और ये माइनस a2, मतलब ये दोनों ऑपोजिट हैं, मतलब पाई का दोनों में फेज है, फेज ऑफ पाई, डेल्टा फाई इनमें कितना है, पाई का है। यही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है। छोड़ दूं क्या भाई? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब ऑप्टिक्स के बात करूं, मुझे नहीं लगता है इतना सबको आता है। मैंने आपको ये सब बैकग्राउंड दिया, इसकी जरूरत तो नहीं है, ये मैंने आपको डायरेक्ट लोग लिखवाते हैं, इसका मैंने लॉजिक दिया है, इसलिए ये एक्सप्रेशन लिखा है। ये स्नेल्स लॉ बता भी दिया, अभी भी आपको दिक्कत हो रही है। आप पूछ रहे हो रेयरर और डेंसर मीडियम क्या है। रेयरर और डेंसर मीडियम आपने नहीं पढ़ा भाई, 8th क्लास के बच्चे से पूछा जाए तो वो बता देगा कि व्हाट इज रेयरर मीडियम, व्हाट इज डेंसर। लाइट रे जो है एयर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास इज डेंसर देन एयर। चलिए, तो अब आपके पास ये आ गया। अब आपने एक बहुत अच्छा, आपको नहीं भी ये सब अगर अभी है तो आप एक बात लिख लीजिएगा अपने दिमाग में, बाकी कुछ मत लिखिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। मेरा काम है डिटेल में बताना। आप अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो आप केवल ये नोट याद रखिएगा। क्या सीखा आपने कि इफ देयर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, फ्रॉम rarer to denser medium, ठीक है, लाइट रे सफर ए फेज चेंज ऑफ पाई, केवल इसी में होगा, डेंसर से, सॉरी रेयरर से, जब डेंसर मीडियम में लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही होगी, है ना, मतलब लाइट रे, ठीक है, लाइट रे अपने पास क्या होगा, लाइट रे अपने पास क्या हो जाएगा, देर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रे सफर ए फेज चेंज ऑफ पाई। यही बात मैंने यहां पे इस एक्सप्रेशन से आपको प्रूव की है। ठीक है, देखो ये सेकेंड केस, ये वाला μ1 अगर लेस देन μ2 होगा, इसका क्या मतलब हुआ, μ1 अगर लेस देन μ2 हुआ, मतलब लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे, और इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है पहले जहां पे थी और बाद में जिस इंटरफेस पे, ये μ2 है, तो इन रेयरर से डेंसर वाले मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसको एक फेज चेंज मिलेगा, कितने का, पाई का, ये फाई का, उसे पाई का क्या मिलेगा, एक फेज चेंज। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से फेज चेंज ऑफ अगर अपने पास पाई होगा, तो अब आप बता सकते हो कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा फाई अगर हमारा पाई है तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू पाई, तो देर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस कितने का होगा, लैम्डा बाई 2, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, तो देर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई, और
पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लाइट रे आ रही है एयर से वाटर में, ठीक है, तो एयर से वाटर में आ रही है, एयर अपना रेयरर है और वाटर डेंसर है, या ग्लास में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो फिर जो लाइट ले एक तो रिफ्रैक्ट होके चली जाएगी अंदर और एक रिफ्लेक्ट होके बाहर ही जाएगी एयर में, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आपके पास बाहर जाएगी। तो जब ये बाहर वाली जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट करके जो जाएगी वो इंसिडेंट से पाई का फेज चेंज रखेगी, ठीक है, पाई का फेज चेंज रखेगी, ठीक है। अब मान लो कि अगर उल्टा हो जाए कि ग्लास से एयर में निकल रही है, ग्लास से एयर में निकल रही है, तो ग्लास से एयर में निकल रही है मतलब वो तो रिफ्रैक्शन है, और फिर कुछ पार्ट ग्लास में फिर से रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो वहां पे कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, वहां पे कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बात अगर आप समझ गए तो इंटरफेरेंस ऑफ ए थिन फिल्म का जो टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं हम लोग। इतना मैंने बैकग्राउंड आपको दिया। ड्यू टू थिन फिल्म, ठीक है। ये वही केस है जैसे आप वाटर बबल्स देखते हो, डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं, है ना। वाटर बबल जो है बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं ड्यू टू दिस थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ड्यू टू थिन फिल्म, देखो क्या है इसका मतलब। मान लीजिए हमारे पास, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है कि कोई लिक्विड है, उसमें ऑयल है, ऑयल सरफेस पर है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा जो और समझना चाहते हैं। और मान लो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप रिजल्ट्स ध्यान रखिएगा क्योंकि जेईई मेंस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट कई बार पूछा गया है। और फिर ऑप्टिक्स आप पढ़ेंगे तो इंटरकनेक्टेड कर ले जाएंगे। ऑप्टिक्स का ऐसा कुछ यूज नहीं होने जा रहा है, जितना यूज होना है बता दिया है मैंने पहले से ही। तो मान लेते हैं कि यहां पे एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। कोई एक ग्लास स्लैब है, मान लो लाइट रे इंटरफियर कर रही है, लाइट रे यहां से आई, ठीक है, और ये अपना कॉमन नॉर्मल है। तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी और कुछ रिफ्रैक्ट करेगी। मान लो ये वाली ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई, और रेयरर से डेंसर में ग्लास में आ रहे हो तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल दिखाया है, इतना तो समझ ही रहे हो। और उसके बाद फिर यहां पे नॉर्मल हो गया, ये इंटरफेस होगा ग्लास का, ये पहला इंटरफेस, ग्लास का ये पहला इंटरफेस, वहां पे इंसिडेंट हुआ, ये ब्लैक वाला रिफ्रैक्टेड है। और उसके बाद फिर क्या होगा, लाइट रे फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसे निकल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे कुछ निकल जाएगी, देखो, ठीक है। और जो इसी में यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है, और साथ में यहां पे क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, देखिएगा ये यहां से एक, सब कुछ साइमल्टेनियस हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों। तो ये लाइट रे यहां से एक रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी, और ये वाली जो है, जो ब्लैक में दिखाया है मैंने, ये रिफ्रैक्टेड वाली, देखो ये रिफ्रैक्टेड वाली
ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड वाली इस इंटरफेस से एक क्या हुई, रिफ्रैक्ट हो गई, बाहर निकल गई, और साथ में कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी, तो उसको हमने रिफ्लेक्ट कराया। देखो रिफ्लेक्शन तो याद है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऐसे रिफ्लेक्ट कराया। अब फिर यहां पे क्या होगा, फिर यहां पे जो है ये अब ग्लास से एयर में क्या होगी, बाहर को निकलेगी। तो जो बाहर निकल रही है वो मैंने ऐसे बनाया है, इससे बनाया है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये दोनों जाके कहीं कन्वर्ज होगी। देखिए ध्यान से, इंटरफेरेंस जो कराया जा रहा है, ठीक है, अब ये कहीं जाके फिर से जो है ऐसे कन्वर्ज होगी। आप यहां कॉन्वेक्स लेंस लगा के कन्वर्ज करा सकते हो और इंटरफेरेंस करा सकते हो। तो रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म में दो कंडीशन होती है। आप इंटरफेरेंस किससे करा रहे हो, तो पहला हमने लिया हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। दो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का इंटरफेरेंस, दो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का इंटरफेरेंस हम देखने जा रहे हैं। देखिए, तो ये सबको डायग्राम पहले समझ में आया कि नहीं। यहां से ये इंसिडेंट हुआ, ये अपना क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया। फिर यहां पे इस वाले इंटरफेस से ये रिफ्लेक्ट हो गया और ये अपना रिफ्रैक्टेड हो गया, और फिर यहां पर फिर से ये क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। तो एक तो अपना ये रिफ्लेक्टेड रे और यहां से ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंटरफेरेंस जो हम कराने जा रहे हैं, एक अपना इंसिडेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले के लिए ये अपने पास रिफ्लेक्टेड, और ये जो लाइट रे है, देखिए ये लाइट रे जो यहां इस वाले से रिफ्लेक्ट होके आ रही है और फिर इस मीडियम से रिफ्रैक्ट होके जा रही है। इन दोनों में अपना क्या होगा, इन दोनों में अपना क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। कहीं पे जाके आप स्क्रीन लगाओगे, इनको कहीं से कन्वर्ज कराओगे, तो ये जाके जो है क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और इनका हम इंटरफेरेंस स्टडी करने जा रहे हैं। पहले ये क्लियर है, ठीक है। ये थिकनेस जो है टी है, ग्लास स्लैब का ये थिकनेस जो है कितना दिया गया है, टी दिया गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब या म्यू है। कोई भी थिन फिल्म हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्लास स्लैब है, कुछ भी हो सकता है। तो ये म्यू है। यहां तक पहले सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, पहले जल्दी से ये बता दीजिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है भाई? चलिए, तो अब आप क्या करिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मानिए आई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। अच्छा, ये आर है, ये पैरेलल है, तो आपको पता है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये आर होगा, तो ये भी आर होगा, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये भी आर होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये आई है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आई होगा। अब ये जिन दोनों को, इन दो लोगों को रिफ्लेक्ट कराने के लिए जा रहे हैं, इसको आप रे 1 मान लीजिए और इसको रे 2, इसी का हम इंटरफेरेंस कराने जा रहे हैं। इसी का हम क्या कराने जा रहे हैं, इंटरफेरेंस। तो जब हम इसका इंटरफेरेंस कराते हैं तो हमें इनकी पाथ डिफरेंस की जरूरत है, ठीक है। हमें इनकी पाथ डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। पाथ डिफरेंस के लिए आप मुझे बताओ कि इसका वेव फ्रंट यहां पर है, इसका वेव फ्रंट यहां पे है, तो इनका हाइजन प्रिंसिपल से इस पे जो इनका जो वेव फॉर्म होगा एक साथ वो परपेंडिकुलर पे होगा। तो पाथ डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहां से, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच का। मतलब ये कि इसका वेव फॉर्म अभी यहां पर रहा होगा, तो इसका वेव फ्रंट अभी यहां पर होगा। मतलब ये यहां से शुरू हुआ होगा, तो ये इसको इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास, इसको भी हम, ये आई है, ये 90 है, देखिए
तो ये 90 माइनस आई होगा, तो क्या हम इसको फिर से आई लिख सकते हैं भाई? इसको फिर से आई लिख सकते हैं, और नेमिंग कर रहा हूं मैं ए बी सी डी, ठीक है, और ये अपना ई, ध्यान दीजिएगा। तो अब पार्ट डिफरेंस निकालना मेहनत का काम है। पार्ट डिफरेंस जो है ध्यान से देखेंगे तो निकल जाएगा। देखिए कैसे, पार्ट डिफरेंस में ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था तुम्हें, ये ध्यान रहना चाहिए। और साथ में देखिए, कमेंट करके बच्चे बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सी लाइट रे, जो अभी अभी हमने केस डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस सफर करेगी, पाई का फेज डिफरेंस, कौन सी लाइट को पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस मिलेगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन? कमेंट करके बताएंगे कौन सी लाइट को इसमें एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस पाई मिलेगा। कंडीशन याद करिए, पाई उसको मिलता है जो रेयरर से डेंसर में रिफ्लेक्ट होती है। बताइए, तो हम जो ये इंटरफेरेंस कराने जा रहे हैं, इसमें जो रे 1 है, रे 1 में आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि यहां पर एयर है, ये अपना एयर है ना, इसका म्यू 1 है, इसका म्यू अपना 1 है, ठीक है। तो 1 से म्यू में आ रहा है, म्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो जो फर्स्ट वाली है वो रेयरर से डेंसर में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसके पास जो पाथ डिफरेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो एक्स्ट्रा इसको मिलेगा कितना, λ/2 का, क्योंकि ये लाइट रे रेयरर से डेंसर में है। ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ध्यान दीजिए, ये रिफ्रैक्ट हुई और इसके बाद ये इधर रिफ्रैक्ट हो गई और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो ग्लास से एयर में रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसमें ये डेंसर है और ये रेयरर है। तो जब भी डेंसर से रेयरर में रिफ्लेक्शन होगा, ये डेंसर से आ रही है और इधर इसका फाइनली जो है इधर ही जा रही है, तो इसमें कोई भी हमें पार्ट डिफरेंस, जो चलने की वजह से पार्ट डिफरेंस आएगा, बट एक्स्ट्रा पाई फेज चेंज नहीं होगा, इसका फेज चेंज आपका यही रहेगा। और फिर यहां डेंसर से रेयरर में अपना रिफ्रैक्ट होके जा रही है। ये क्लियर है सभी को? रे 1 को मिलेगा, बहुत बढ़िया। तो रे 1 have reflection from rarer to denser, so it has an extra path difference of λ/2, जो अभी हमने डिस्कस किया। चलिए, तो इसका तो हम निकाल लेंगे, ये AD प्लस λ/2। अब इसके लिए देखिए, ये लाइट रे जो यहां से यहां पे आई है, तब तक इसने यहां डिस्टेंस AB ट्रेवल किया, फिर BC डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो ये AB प्लस BC क्या लिखा जाए? अगर ये T है और ये R है तो AB प्लस BC लिख सकते हैं सभी लोग। AB प्लस BC क्या लिखोगे? ये T है, ये R है, तो T कॉस T सेकार, और यहां पे भी T सेकार। ये क्लियर है सभी को? तो ये यहां पे T सेकार मिलेगा और यहां पे T सेकार मिलेगा। फिर हमें AD भी निकालना है, पहले ये निकाल लें। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू T सेकार। ये तो दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। अब आ जाओ, AE इज इक्वल टू AC EC, AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? tan में देखो, ये T है, ये R है, तो ये हो जाएगा tan R, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस AB प्लस BC और इसका हो जाएगा AD। AD के लिए इन ट्रायंगल ACD साइन I इज इक्वल टू AD अपॉन में AC लिख सकते हो, बोलो। दैट इज AD इज इक्वल टू AD साइन I, और AD क्या है? AE प्लस EC, मतलब 2 tan R
इंटू साइन आई। यहां तक क्लियर है? बेसिक ज्योमेट्री है, देखते जाइए। मैं क्लियर कट ट्रायंगल भी मेंशन करता जा रहा हूं। ACD, ये देखो ACD, ये आई है, तो ये अपना हाइपोटेनियस है। AD निकालना है, तो AD लेंथ निकालने के लिए AC साइन आई, और AC कितना है? AE प्लस EC, और AE प्लस EC कितना है? tan r, तो 2 tan r साइन आई। ठीक है, अब हम पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? देखो, रे 2 का रे 1 के साथ डेल्टा एक्स, क्या लिख रहे हैं? AB प्लस BC, ये रे 2 का है, माइनस AD प्लस इसके साथ होगा लैम्डा बाई 2, प्लस इसके साथ लैम्डा बाई 2। इसने जो है यहां पे हमने माना कि यहीं से इंटरफेरेंस होने जा रहा है, तो AB BC, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया पाथ लेंथ, और इसका पाथ लेंथ यहां से यहां हुआ है, और प्लस इसने एक रेयरर से डेंसर में रिफ्लेक्शन लिया है, तो एक पाई का फेज डिफरेंस, जिसके वजह से एक एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 आया है। साइन आई इक्वल टू AD बाई AC। ठीक है, और AC अपने पास है AE प्लस EC। मैं सब कुछ लिख दे रहा हूं, आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो यहां तक आ गए आप। अब वैल्यू पुट कर दीजिए डेल्टा एक्स के लिए, तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा AB प्लस AC। AB प्लस AC क्या लिखेंगे? T से कार, तो 2T से कार, 2T से कार। चलिए मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूं। तो डेल्टा एक्स हमारे पास हो जाएगा एक मिनट, इसी को कॉपी कर ले। तो डेल्टा एक्स मैं यहां लिख रहा हूं, पहले रुको फिर कॉपी कर लेंगे। तो डेल्टा एक्स आएगा AB प्लस AC। AB प्लस AC कितना है? 2T से कार, माइनस AD कितना है? AD अपने पास है, AD अभी लिखा था ना, ये रहा। AD होगा, मैंने यहां भी कुछ गलत लिखा है क्या? AD होगा AC साइन आई ना, ये AC होगा, AC साइन आई, और AC अपने पास 2 tan r है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 tan r साइन आई। इसको एक साथ रखिए, और माइनस लैम्डा बाई 2, प्लस का माइनस। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहां से मैं ये हटा दे रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए। तो अब यहां पे ये वाला थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखो। tan r साइन आई को मैं सब कुछ r के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, 2t भी होगा क्या? यहां कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, यहां पे t से कार, ये AC, हाँ यहां t भी होगा बिल्कुल। AE इक्वल टू AC, हमने ये
क्या लिखा है, ए इक्वल टू ऐसी 10R नहीं होगा, टी 10R होगा, टी 10R होगा। और यहां पे भी सही कह रहे हैं, ये 2T 10R होगा, 2T 10R, टी छूट गया है, ये होगा ना दिस अपॉन दिस, तो यहां पे भी 2T 10R होगा, 2T 10R साइन आई। ठीक है, तो यहां पे भी चेक कर लीजिए, 2T होगा, 2T 10R, 2T 10R साइन आई। ठीक है, अब साइन आई को बाय स्नेल्स लॉ, जो अभी अभी तुम्हें बताया, बाय स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे, देखो स्नेल्स लॉ यूज करो, 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर लिख सकते हो। तो आप यहां से लिख सकते हो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो यहां से आप साइन आई एलिमिनेट करो, हम इसको आर के टर्म्स में करना चाह रहे हैं, तो म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, इसको लाके यहां पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स अपने पास आ जाएगा 2T अपॉन सेक आर को लिख रहा हूं कॉस आर माइनस 2T म्यू अच्छा, एक और गलती हुई है भाई, ऑप्टिकल पाथ लेंथ नहीं लिखा है, देखिएगा। यहां पर ऑप्टिकल पाथ लेंथ नहीं लिखा है मैंने, ए बी और बी सी की वैल्यू इतनी है, बट यहां पर म्यू टाइम्स बी होगा, ये बात समझ पा रहे हैं आप। डेल्टा एक्स जब लिखने जाएंगे आप, तो वो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी, ये म्यू टाइम्स हो जाएगा। ये सबको क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब भी आपको बताया है वाईडीएससी में कि आप इसका एयर में निकाल रहे हो, तो इसका भी नेट एयर में निकालना पड़ेगा, इस वाले का भी ए बी सी वाले का पार्ट डिफरेंस हमें एयर में निकालना पड़ेगा। और ये मीडियम में है ए बी प्लस बी सी, तो एयर में कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। ठीक है, इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखना होता है, तो यहां पे हमें एक म्यू छूट रहा था अपना, तो उसे भी लिखना होगा। ठीक है, तो अब अपने पास यहां पर आएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस म्यू टी, और टेन आर हो जाएगा कितना, साइन आई पहले लिख लो, टेन आर, और साइन आई को मैं लिख सकता हूं म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। ठीक है, ये चल रहा है, और इधर माइनस लैम्डा बाई 2, तो डेल्टा एक्स अपने पास आएगा, टेन आर को लिख सकते हो क्या, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन में कॉस आर, ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें से कॉमन माइनस लैम्डा बाई 2, तो इसमें से कॉमन ले लें 2 म्यू टी कॉस आर, तो ये अपने पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर माइनस लैम्डा बाई 2। तो फाइनली ये कॉस आर स्क्वायर होगा, तो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, दैट इज द पार्ट डिफरेंस जो लाइट रे एक रिफ्लेक्ट होके और दूसरा सेकेंड मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उनका पार्ट डिफरेंस हमें मिल चुका है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। तो इतनी चीजों का ध्यान रखकर हमने जो लाइट रे अब इंटरफियर करने जा रही है, एक डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होके और एक ग्लास से रिफ्लेक्ट होके और फिर बाहर निकल रही है, उनमें
ठीक है, तो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस आ गया है ना, बिल्कुल लर्न करना है मोहित बाबू। मैं ये जेई मेंस में हर साल पूछा जा रहा है, जेई मेंस के पीवाईक्यूज देखना, हर साल इस पे क्वेश्चन आते हैं। इतना हमने, यही तो होता है। अगर आप जेई मेंस की बात करो, अगर मैं इसको छोड़ देता और मैंने वाईडीएससी खूब चिपकाया, उस पर खूब रिसर्च कराया आपको वाईडीएससी पे, और ये टॉपिक मान लो मैं ना पढ़ाऊं और आप ना पढ़ो, तो वाईडीएससी से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, बट ये इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म जो बोर्ड का चीज है, जो बोर्ड के सिलेबस में है, आपको डेरिवेशन आता है बोर्ड में, इसका डेरिवेशन आता है। हमारे टाइम में 5 नंबर में आता था, आपके टाइम में अब कितने नंबर का आ रहा है और है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, कई बार घटता बढ़ता रहता है। तो ये डेरिवेशन, तो जो बोर्ड की चीजें हैं उसको जेई मेंस जरूर पूछता है। ठीक है, तो डेरिवेशन अगर ये बोर्ड में टॉपिक है तो इसका नो डाउट आपका डेरिवेशन कंफर्म है कि आपसे पूछा जा सकता है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म का। ठीक है, तो यहां पर पर्पस आपको यही है कि विद इन द कोर्स लिमिट आपको मैं सब कुछ पढ़ा दूं, कुछ भी मेरी वजह से ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान हो। आप अपने से पढ़ो चाहे मत पढ़ो, वो अलग बात है। ठीक है, बाकी यहां पे चमकाने की प्रक्रिया शुरू हो तो अभी मैं अपना वाईडीएससी के क्वेश्चंस अभी और भी अनाप शनाप वेरिएशन कराऊं, उससे कुछ बहुत मतलब है नहीं। तो यहां पे 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, जेई एडवांस तक आके हमें रुक जाना है। ठीक है, जो जेई एडवांस तक है वही पढ़ना है। ठीक है, हमें सेलेक्ट होना है, ज्ञानी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। तो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 दैट इज डेल्टा एक्स। अब आप मुझे बताओ कि कंडीशन फॉर, और इंटरेस्टिंग चीज देखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा उल्टा नजर आएगा आपको, यही तो बात है। इस केस में आप मैक्सिमा की कंडीशन निकालो या मिनिमा की कंडीशन निकालो तो आपको उल्टा नजर आएगा भाई। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, आप करके देखो। ये जो लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस मिला है ना, ये लैम्डा बाई 2 का जो एक्स्ट्रा हमें फेज डिफरेंस मिला है या पार्ट डिफरेंस मिला है, उसके वजह से कैसे देखो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा मिला। तो अब आप देखना जरा क्या आ रहा है, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। उल्टा आ रहा है कि नहीं, ये याद करो, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था वाईडीएससी में, यहां पे आपको मिल रहा है। तो अगर आप ये याद रख रहे हो पूरा इधर, या फिर ये याद रखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा 2 म्यू टी कॉस आर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी थिन फिल्म में। ठीक है, एन आप जो है 0 से शुरू करोगे। कंडीशन फॉर मिनिमा की बात करोगे, कंडीशन फॉर, ये सब डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आए, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आए हैं आपके जेई मेंस में। तो कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यही तो बोलते हो। और डेल्टा एक्स अपने पास क्या है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से देखिए, अपने पास ये लैम्डा बाई 2 और इधर लैम्डा बाई 2 और ये एन लैम्डा, तो बेटर है इसको 2n माइनस 1 कर लो, दोनों लेते हैं ना n इक्वल टू 0 से, तो 2n माइनस 1, ये भी तो है ट्रू यहां पे। तो मिनिमा के लिए ये भी तो लेते हैं, n इक्वल टू आपका 1 से वो शुरू होता है, तो 2n माइनस 1 लेते हैं तो लैम्डा बाई 2। तो यहां से जब ये इधर लेके आओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा,
लैम्डा बाई 2 और बचेगा अपने पास 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा। तो बहुत बच्चे ये ब्लाइंडली फॉर्मूला तो रट लेते हैं। अगर मैं चाहता तो आपको केवल फॉर्मूला भी लिखा सकता था, अगर मैं चाहता तो आपको केवल ये फॉर्मूला लिखा सकता था, 2 मिनट का काम था। लेकिन इससे आप ये नहीं समझते कि जो पाई का फेज चेंज आया है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, वो एडवांस में भी कहीं भी यूज हो सकता है। तो आपको इसमें छुपा हुआ है अपना लैम्डा बाई 2, पाई का जो फेज चेंज है वो छुपा हुआ है, इसमें एडजस्ट होकर ही आया है। तो जस्ट उल्टी कंडीशन आ रही है, और उल्टी क्यों आ रही है इसको आप अब समझ पाए हो। डायरेक्ट लिखते तो, याद करते तो आपको अटपटा लगता। उल्टी क्यों आई है शायद सबको समझ में आ गया। कंडीशन फॉर मिनिमा और मैक्सिमा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये जो है अब आपको क्लियर है कि इसमें लैम्डा बाई 2 की वजह से ये उल्टा हो जा रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है। एन अपना यहां पे अब ये तो इंटरफेरेंस था ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब इसी में इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिशन, ड्यू टू ट्रांसमिटेड रे। ट्रांसमिटेड का मतलब समझते हैं? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। क्लियर है बच्चों? तो यहां से मान लीजिए अब आपके पास कुछ ऐसा है, तो लाइट रे मान लीजिए यहां से आ रही है और ये अपना नॉर्मल है, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक ट्रांसमिट हो जाएगी। जो रिफ्लेक्टेड है ये रिफ्रैक्ट होके यहां पे आएगी, ये रिफ्रैक्ट होके यहां पर आएगी। फिर क्या होगा देखो, तो ये रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ फिर से क्या होगी, कुछ इधर रिफ्लेक्ट होगी, है ना, जो अभी अभी बनाया था हमने। उसके बाद फिर से इधर क्या होगी, फिर से जो है इधर कुछ फिर से उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये एक इधर निकलेगी, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा कुछ, और एक कुछ इधर निकलेगी, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब इन दोनों को एक्चुअली क्या है, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिनको पता होगा ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो ये यहां पे जाके
यहाँ पे कहीं इंटरफियर करा सकते हैं, ऐसे इंटरफियर कराते हैं। ये पैरेलल ही निकलेंगी। पैरेलल क्यों निकलेंगी अब ये मैं आपको ऑप्टिक्स में ही बता पाऊंगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ से ये एंगल्स सब बराबर होंगे। तो ये फाइनली जो ये ट्रांसमिटेड, इसी को कहेंगे, ये भी ट्रांसमिट हो रही है और फिर से ये भी ट्रांसमिट। इन दोनों का जो इंटरफेरेंस कराएंगे आप कहीं पे कुछ कन्वर्ज करा के, है ना, कुछ कन्वर्ज करा के, लेंस लगा के कन्वर्ज करा के कराएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने बनाया नहीं, ये हमें मतलब का नहीं है, इधर हमें अब ध्यान नहीं देना है ना। ये अपना इंसिडेंट था आई, तो ये भी आई होगा, ये अपना आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ऐसे ही होते जाएंगे, ये आर आर ये आर, ठीक है। अब यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ना, पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये इनका पार्ट डिफरेंस होगा। बट यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, आप देखिए दोनों लाइट रे जो निकल रही हैं वो डेंसर से रेयरर निकल रही है, ठीक है। यहां पे दोनों लाइट रे जो निकल रही हैं वो डेंसर से रेयरर निकल रही हैं। हाँ, यहां पे ये चीज समझने का है कि ये लाइट रे ऐसे आई, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये यहां से यहां आई और फिर ये आगे अब इधर जा रही है, तो इसने ये डिस्टेंस पूरा ट्रैवल किया है, यहां से यहां फिर यहां से यहां, ठीक है। तो जब ये यहां पर है तो एक तरीके से इसने पूरा यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तब तक ये यहां पे आ चुकी है। तो ये डिस्टेंस दिस प्लस दिस माइनस दिस होगा, ठीक है। दिस प्लस दिस माइनस दिस होगा। अच्छी बात क्या है कि यहां लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा, लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए ये सेम मीडियम में जा रही, ये सेम मीडियम में आ रही, और यहां डेंसर से रेयरर, ये भी डेंसर से रेयरर। तो यहां लैम्डा बाई 2 का इंटरफेरेंस जो है, ये हमेशा के लिए भी ध्यान रखो, जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो कभी भी, ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है वो कभी भी कोई भी पाई का फेज चेंज सफर नहीं करती, केवल रिफ्लेक्टेड वाली करती है। और कब करती है, जब वो रेयरर से डेंसर में रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। चलिए दोबारा बता दे रहा हूं भाई, मैं पूरा डेराइव ही कर दे रहा हूं, परेशान मत होइए। तो इसका आप सभी को पता है कि इसका पार्ट डिफरेंस सेम आएगा, वहां बस लैम्डा बाई 2 हट जाएगा। देखिए ए बी सी डी, है ना, ये अपना ई है और ये अपना एफ है। तो आप ये बता सकते हो कि अच्छा ये एंगल आई होगा, ये देख पा रहे हो कैसे, ये एंगल आई होगा, ये कर पाएंगे कैसे प्रूफ भाई। ये लाइट रे पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है, उल्टा भी करोगे तो ये इसी तरीके से ऐसे निकलेगी। अगर लाइट रे इधर से मान रहे हो तो ये इधर से आके इधर से फिर इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी फॉलो करती है, मतलब लाइट रे का जो ये पाथ होगा ऐसे ले जाओगे तो इसी पाथ से ऐसे रिटर्न बैक होगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। या ज्योमेट्री से भी आप प्रूफ कर सकते हो, है ना, ज्योमेट्री से भी आप इजिली प्रूफ कर सकते हो। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि अब हमारे पास जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा ये म्यू है, तो आप फिर से देखो वही आ रहा है, बीसी प्लस सी डी, है ना, बीसी प्लस सी डी म्यू टाइम्स दिस इज इक्वल टू बीई। और बीई क्या होगा, बी अपने पास होगा, अच्छा ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस आई तो ये भी अपने पास आई होगा, ये देख पा रहे हो, ये 90 माइनस आई, ये 90, तो ये आई। तो बी तो निकाल सकते हो, बीसी, तो यहां पे शायद सभी लोगों को गेस हो गया होगा, बीसी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, आपको क्या दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू, ये टी है तो टी कॉस आर, ये तो टी कॉस आर होगा, ठीक है। अच्छा यहां बी की बात करो तो बी क्या होगा, बी अपने पास होगा बी डी साइन आई, और बी डी को क्या लिख सकते हो,
BD अपने पास हो जाएगा पूरा ये 10R, तो ये आप लिख सकते हो 2T 10R है ना, 2T 10R इंटू साइन आई। तो मैं वही कह रहा हूं आपकी सेम चीज मिलने वाला है। तो डेल्टा एक्स अगर आप लिखोगे ट्रांसमिटेड का, है ना, ये 1 और 2 लिख रहे हैं, तो डेल्टा एक्स अगर लिख रहे हैं 1 और 2 के बीच का, तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे BC म्यू टाइम्स BC प्लस CD, ठीक है। और यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस मतलब सफर नहीं हो रहा है, तो अपने पास हो जाएगा, अच्छा D से कार, हाँ T से कार होगा ना, ये T से कार होगा, ठीक है। तो म्यू टाइम्स ऑफ दिस माइनस बी, यही तो है B माइनस B, तो वैल्यू पुट कर दो आपको वही चीज मिलेगी, बस वहां लैम्डा बाई 2 गायब रहेगा। तो म्यू टाइम्स ऑफ यहां पे अपने पास मिल रहा है 2T से कार माइनस B हो जाएगा 2T 10R इंटू साइन आई। और स्नेल्स लॉ से साइन आई यहां से यहां तक अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो फिर से वही मिलेगा, म्यू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आई, है ना, बाई स्नेल्स लॉ। तो यहां से आपको म्यू साइन आर मिल जाएगा। तो डेल्टा एक्स अपने पास होगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2T साइन आई को हम लिख दे रहे हैं 10R इंटू म्यू साइन आर। तो वही चीज मिलेगी ना, फिर से समझ गए होगे सभी लोग, ये वही मिल जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर। सॉल्व कर लीजिए 2 म्यू टी कॉस आर, वहां लैम्डा बाई 2 एक एक्स्ट्रा आता था, वो नहीं आएगा। तो आपने एक बड़ी चीज क्या सीखी कि कभी भी ट्रांसमिटेड थिन फिल्म में डेल्टा एक्स कैसे आया। भाई देखिए डेल्टा एक्स कैसे आया, मैं फिर बता दे रहा हूं। हमारा जो इंटरफेरेंस है इन दो लाइट रे का है, तो ये लाइट रे यहां से शुरू हो रही है ट्रांसमिटेड से मतलब है, तो यहां से ये बाहर निकल रही है, इसको पकड़ा आपने, तो यहां पे बी अगर ये यहां पर है, ठीक है, तो ये वाली जो लाइट रे आ रही है, ठीक है, यहां तक आने के लिए इसने पहले से, ये यहां से शुरू है, लेकिन ये यहां पहुंचने के लिए पहले से इसने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्लियर किया है BC और CD, ठीक है। और फिर इसका वेव फ्रंट यहां पहुंचा, तो इसका वेव फ्रंट यहां पहुंचा होगा, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये पूरी इसकी हो गई BC और CD और इसका हो गया B। बहुत सिंपल है भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब हुआ कि इन दोनों का वेव फ्रंट यहां पर, ये यहां से यहां पर होगा, तो इसका वेव फ्रंट यहां पे, लेकिन ये यहां कैसे पहुंचा होगा, यहां से पहले यहां गया होगा, यहां आया होगा, तब तक ये यहां आ गया होगा। बड़ा सिंपल बात है भाई, ये यहां से यहां आया, तब तक ये यहां से यहां गया, वही चीज निकाल दिया है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो 2 म्यू टी कॉस आर, अब आपने दिमाग में दो फॉर्मूले चिपका लो जेई मेंस के लिए, कि कभी भी लाइट रे रिफ्लेक्टेड वाले का थिन फिल्म से पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला रटो मैक्सिमा और मिनिमा का, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू क्या, रिफ्लेक्टेड वाले में उल्टा, कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। और मिनिमा के लिए 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा, ये रिफ्लेक्टेड के लिए है। ट्रांसमिटेड में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ट्रांसमिटेड में आपको एज इट इज फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा मैं यहीं कर दे रहा हूं, ये सीधा सीधा है। तो वो अपने पास हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर, यही तो पार्ट डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये मैक्सिमा के लिए ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
और कंडीशन फॉर मिनिमा वो हो जाएगा आपका 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू या तो 2n-1 लिखो या 2n+1 लिखो, आपके ऊपर है। n की वैल्यू बस चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा मिनिमा। तो ये जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया। आप जब पीवाईक्यू करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा इसके क्वेश्चंस। टू म्यूटी बाई कॉस आर नहीं होगा भाई अभिनव, 2 म्यूटी बाई कॉस आर नहीं होगा। आप टेन आर को जो है साइन आर अपॉन कॉस आर करेंगे तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर आर आएगा, वो कॉस आर से कट जाएगा तो ऊपर ही आएगा। थोड़ा कर लिया करो, पेन चला लिया करो, ठीक है। हवा में करते हो इसलिए ऐसा है, हवा में मत करो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इंटरफेरेंस एक और बचता है आपका, वो जेई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉयड्स मिरर, बट वो 5 मिनट में नहीं होगा। लॉयड्स मिरर ये भी एक तरीका है एक ही लाइट रे से 2 कोहेरेंट सोर्स बनाने का, है ना। एक ही लाइट रे से 2 कोहेरेंट सोर्स बनाने का ये अपना जो है एक तरीका है। आप सभी को पता है कि 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक ही लाइट रे से हम 2 कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं बाय लॉयड्स मिरर, बट ये 5 मिनट में नहीं होगा, तो इसको आज यहीं तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको लॉयड्स मिरर और पोलराइजेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपका वेब ऑप्टिक्स में 2 छोटे टॉपिक जो जेई मेंस ओरिएंटेड है, हालांकि अब उन्होंने एडवांस में भी डाल दिया है पिछले साल से, बट आई डोंट थिंक उस पर वो कुछ बहुत क्वेश्चन बनाए या कुछ भी बना भी सकते हैं, आई डोंट नो, तो उसको हम कर लेंगे। और वो अपना है पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन 2 छोटे टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है वो, है ना। पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, तो उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। पढ़ लो भाई मोहित, पहले ग्रुप से कुछ होना वाना नहीं है, पहले पढ़ लो आप, ठीक है। यही चीज तो मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से समझा रहा हूं, लेकिन दिक्कत है कि मैं अकेला हूं जो आपको ऐसा बोलता हूं, बाकी लोग जो है अलग लेवल पे है। मेरा अपना मानना है कि ये ग्रुप और इन सब से आपको कुछ नहीं होना है, होना यही है कि सही चीज आपको सही जगह से मिल जाए और बाकी जमकर आप सेल्फ स्टडी करें। ये 2 चीज नेसेसरी है, आपको कहीं से सही चीज मिल जाए, चाहे जहां से मिल जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं दे रहा हूं, आप बुक से ले लो, कहीं और चैनल से ले रहे हो, कहीं से भी आपको सही चीज मिल जाए वो, और प्लस अपना सेल्फ स्टडी, घनघोर प्रैक्टिस, ये 2 चीज आप करिए भाई। कोई ग्रुप, कोई भी ड्रामा, कोई भी ये चैनल वो चैनल, कुछ की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आज तो आप छोड़ दो, 90s के दौर में 10-10 नंबर के यूनिक क्वेश्चंस आते थे और उसको लोग क्रैक करके आईटीएन बने हुए हैं सब्जेक्टिव। उस समय क्या हुआ करता था, बुक तक नहीं पता था लोगों को, फंडामेंटल बुक्स थी, इरोडोव थी, बस एक बुक थी रेशनिक हेलिडे फिजिक्स में बुक थी, और कोई बुक नहीं पता था। इसी तरह से हॉल एंड नाइट अलजेब्रा, ठीक है, जितनी भी फंडामेंटल है, एसएल लोनी, तो ये सब स्टैंडर्ड बुक्स बस लोग पढ़ के और अपना काम करते थे। आप लोग कहां परेशान हो, चैनल बुक और लोगों को सब्सक्राइब करा रहे हो, पैसे दे रहे हो, क्या मतलब है यार। अपना पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। बस एक जगह से कोई आपको सोर्स है जो आपको आपका जरूरत सेटिस्फाई कर रहा है, वो सोर्स एक ढूंढो, बस एक सोर्स कहीं से भी ढूंढो। 10 सोर्स के चक्कर में पढ़ोगे तो एनर्जी खराब करोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। ऐसे ही तुम लोग के मार्क्स जो है बहुत कम होते जा रहे हैं जेई मेंस में, उस पर बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान दो। जेई मेंस आ रहा है, जेई मेंस में स्कोर आपके पूरे बैच का पूरा जो है डाउनफॉल पे जा रहा है, उस पर बहुत ही मतलब सिंसियर होके उस पर प्रैक्टिस करिए।
चलिए फिर मिलते हैं।